आज हमारी क्लास वेग। हमने पिछली क्लास में दूरी यानी डिस्टेंस, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट और चाल के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट अभी हम वेग यानी वेलोसिटी, त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे हमारा मोशन का जो चैप्टर होगा वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो। वेग, वेग यानी कि वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी वस्तु का विस्थापन समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे क्या हम बोलते हैं? वेग। किसी वस्तु के विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन को उसका वेग बोला जाता है। यानी कि इसमें विस्थापन चेंज होता है समय के साथ तो उसे क्या बोलते हैं? वेग। ऐसे चाल में क्या हो रहा था कि दूरी समय के साथ परिवर्तित हो रही थी तो हम उसे क्या बोल रहे थे? चाल यानी कि स्पीड। यानी दूरी चेंज हो रही थी तो हम क्या बोल रहे थे? उसे स्पीड। यहाँ पे क्या विस्थापन चेंज हो रहा है, विस्थापन चेंज हो रहा है समय के साथ तो इसे क्या हम बोलेंगे? वेग। वेग और दूरी, वेग और चाल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है डायरेक्शन का। वेग में हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए विस्थापन में डायरेक्शन का यूज होता है तो वेग में भी डायरेक्शन का यूज होता है। वेग को हम डिनोट कैसे करते हैं? इसका साइन क्या है? वेग का साइन क्या है? वी। वी से हम इसे डिनोट करते हैं। इसे हम फॉर्मूले में लिखें तो v बराबर विस्थापन वटे समय, विस्थापन वटे समय। इसे हम अगर फॉर्मूले में लिखें तो ये क्या होगा? विस्थापन वटे समय, यानी विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट और ये क्या होगा? समय यानी कि टाइम। v बराबर होगा विस्थापन बटे समय, या फिर इसे ऐसे लिखो, v विस्थापन की जगह में s लिख दो, s बटे t। ये भी लिख सकते, ये दोनों ही सेम है। अब इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। यानी कि इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। अब बिमीय सूत्र क्या होगा इसका? बिमीय सूत्र होगा इसका MLT। m यहाँ द्रव्यमान नहीं है, यानी द्रव्यमान नहीं है तो 0, L मीटर है, लंबाई है, एक टाइम है लेकिन इनवर्सली है, टाइम है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम t की जगह माइनस का 1 लिख देंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शन 1। ठीक है। अब ये राशि कैसी है? सदिश है या आदेश है? ये राशि है, सदिश राशि है, ये सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। क्यों? विस्थापन भी एक सदिश राशि है। विस्थापन में हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है तो इसमें भी हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है। विस्थापन, वेग एक सदिश राशि है। वेग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं वेग। अब हम देखते हैं वेग और चाल में डिफरेंस क्या होता है। वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी और स्पीड और वेलोसिटी में हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड या चाल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों के मात्रक सेम है, बिमीय सूत्र सेम है, लेकिन दोनों की राशियां अलग हैं। यानी कि जो वेलोसिटी है वो कौन सी? सदिश राशि है, लेकिन स्पीड है जो
क्या है, आदेश राशि है। इसकी वजह से इसमें क्या होगा, डायरेक्शन का चेंज होगा, डायरेक्शन का चेंज होगा। यानी इसमें ये एक सदिश राशि है और ये आदेश राशि है, यानी कि स्पीड आदेश है और वेग सदिश राशि है, यानी वेलोसिटी सदिश है और स्पीड आदेश राशि। इसकी वजह से इसके डायरेक्शन में चेंज होगा। इन दोनों स्पीड में तो हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये आदेश राशि है, लेकिन वेग में हमें डायरेक्शन की जरूरत है। वेग विस्थापन की दिशा में ही होता है, वेग होता है वो विस्थापन की दिशा में ही होता है हमेशा। जिस दिशा में कोई भी वस्तु विस्थापित होती है, वेग उसी दिशा में उसका होता है। इसमें इंस्टेंटेनियस वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होती है, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जो स्पीड लेते हैं और वेलोसिटी लेते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है, उन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। लेकिन एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू सेम नहीं होती है। क्यों? एवरेज में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल विस्थापन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका जीरो भी हो सकता है। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर वो सिर्फ एक विमी यानी कि वन डायमेंशनल मोशन में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा। यानी वन डायमेंशनल मतलब एक सीधी रेखा में जा रही है, यहां से चली यहां पे गई। यदि वो सर्कल में है तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। सर्कल में है तो ये सर्कल का ए पॉइंट है, यहां से चली फिर से ए पे पहुंच गई तो उसका क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी उसकी एवरेज वेलोसिटी सिर्फ वन डायमेंशनल और यूनिफॉर्म स्पीड में सेम होती है। बाकी अगर हम सेकंड डायमेंशनल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और कुछ वैल्यू भी उसकी हो सकती है। लेकिन स्पीड के साथ ऐसा नहीं है। स्पीड में एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी, टोटल डिस्टेंस। इसमें भी अगर सर्कल में भी देखेंगे तो मैं इसकी रेडियस कुछ होगी तो इसकी जो परिधि होगी वही तो इसकी टोटल डिस्टेंस होगी। यानी ये यहां से चल के ये टोटल चल के यहां तक पहुंचेगा तो उसकी टोटल डिस्टेंस कुछ होगी, 2πr। टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 2πr इसकी परिधि। तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिकली यही डिफरेंस होता है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में टू डायमेंशनल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस होता है, यानी कि ये जीरो भी हो सकती है और ये जीरो कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, त्वरण यानी एक्सेलरेशन क्या होता है। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन यानी कि ये है त्वरण। त्वरण को कैसे डिफाइन करते हैं, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड त्वरण।
समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण। यानी कि इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट इन चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? उसका एक्सेलरेशन होता है। इसे डिनोट कैसे करते हैं? यानी कि इसका साइन क्या होता है? इसका साइन क्या होता है? इसका साइन होता है स्मॉल ए। इसके ऊपर ये भी एक अदिश राशि होगी और इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी किसके साथ में? टाइम के साथ में, टाइम के साथ में। चेंज वेलोसिटी यानी मैं मान ली v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी उसका t1 पर वेलोसिटी कितनी थी? v1। t1 टाइम पे उसकी वेलोसिटी v1 थी और t2 टाइम पे वेलोसिटी क्या हो गई उसकी? v2 हो गई। t2 टाइम पे उसकी वेलोसिटी v2 हो गई। यानी कि ये a बिंदु है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, A और B। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या थी? v1 और टाइम क्या था? t1। यानी कि इसे प्रारंभिक वेलोसिटी बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है? v2। यहाँ तक पहुंचने में उसे टाइम क्या लगा? t2। यानी उसे टाइम क्या लगा? t2। ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी और ये उसका फाइनल टाइम होगा। तो इसे A बराबर कैसे लिख? डी वी बाई डी टी। ये d क्या दिखाता है? d दिखाता है चेंज। d क्या दिखाता है हमें? चेंज दिखाता है। d क्या दिखाता है हमें? चेंज दिखाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी वस्तु में चेंज कितना हुआ है, यानी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये तो उसका एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक देखते हैं। इसकी मात्रक यानी यूनिट क्या होगी? मात्रक यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड इनटू टाइम की भी यूनिट आएगी, इनटू सेकंड, इनटू सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेकंड इनटू सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट आएगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक आ गया। इसका विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र mLT। द्रव्यमान इसमें नहीं है, L यानी लेंथ है, m है मीटर ऊपर, लेकिन T है टाइम है, वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। ये राशि कौन सी होगी? राशि कौन सी होगी? ये भी सदिश राशि होगी, ये भी सदिश राशि होगी, क्योंकि इसमें भी हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। अब एक्सेलरेशन होता क्या क्या है? एक्सेलरेशन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, यानी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं। अब इसमें ऋणात्मक धनात्मक में क्या कैसे होता है? v2 माइनस v1। यदि v2 यानी v2 की वैल्यू अगर v1 से ज्यादा है, v2 की वैल्यू v1 से ज्यादा है तो क्या होगा? धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा। यदि v2 की वैल्यू v1 से कम होगी तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी v2 की वैल्यू v1 से कम होगी तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव त्वरण को क्या बोलते हैं? मंदन बोलते हैं। नेगेटिव त्वरण को हम बोलते हैं मंदन। यानी कि किसी भी पॉजिटिव कैसे होगा? ये
ये है यहाँ पे उसकी स्पीड, यानी उसका वेग था 20 मीटर प्रति सेकेंड। उसने अपना एक्सेलरेट किया अपने आप को, जो हम एक्सेलरेटर दबाते हैं उससे स्पीड ही उसकी बढ़ती है, यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। बाइक में, कार में जो हमारा एक्सेलरेटर होता है वही तो है एक्सेलरेशन, यानी उसे हम दबाएंगे एक्सेलरेटर को एक्सेलरेट होगी, अगर हम उसे रिलीज करेंगे तो वो मंदन होगी, यानी वो कम होगा। उसकी वैल्यू V1 पे उसकी वैल्यू 20 मीटर प्रति सेकंड थी, अब V2 पे मैंने इसकी वैल्यू मान ली 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें चेंज कितना हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड का, और वो भी पॉजिटिव हुआ क्योंकि V1 की वैल्यू V2 की वैल्यू से कम है, तो ये क्या होगा पॉजिटिव। यहीं पे मैं मान लूं कि मैं पहले जा रहा था 60 मीटर प्रति सेकंड से, फिर मैंने उसकी अपनी बाइक की स्पीड कितनी कम कर दी 40, यानी मैं जा रहा था पहले, फिर मुझे क्या ट्रैफिक मिल गया तो मैंने अपनी बाइक की स्पीड कम की। पहले मैं 60 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा था, अब मैंने क्या की कम कर दी 40 मीटर प्रति सेकंड कर दी, तो हमारा त्वरण क्या हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, यानी V2 क्या है 40 और V1 कितनी है 60। V2 यहाँ रखेंगे, V1 यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो कि हमें क्या बोलती है मंदन, यानी कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कम हो रही है। जीरो कब होगी, यानी जीरो कब होगी यदि मैं 60 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा हूं और मैं 60 मीटर प्रति सेकंड से ही अब जहां तक मुझे जाना है, यानी मुझे ग्वालियर से भिंड जाना है, मैं यूनिफॉर्म स्पीड से जाऊंगा 60 मीटर प्रति सेकंड। यहां से मैं ग्वालियर से चला 60 मीटर प्रति सेकंड लेके और मैं भिंड पहुंचा और उधर पे भी मेरी स्पीड क्या थी 60 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें चेंज कितना हुआ 60 माइनस 60, यानी कि जीरो, कोई चेंज ही नहीं हुआ वेलोसिटी में, यानी एक समान वेलोसिटी अब मेरी थी। ठीक है, ये हो गया, ये क्या था त्वरण एक्सेलरेशन। अब हम देखते हैं गति के समीकरण। गति के क्या समीकरण होते हैं, ये सब हम जो कर रहे हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम, इनका आपस में क्या क्या संबंध होता है, यानी इनका आपस में क्या क्या रिलेशन होता है, वो हमें क्या बताता है गति के समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताती है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इन सब में क्या क्या रिलेशन होता है। ठीक है, चलो क्या देखते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, गति के समीकरण। गति के समीकरण हमें क्या बताते हैं कि वेग, त्वरण और दूरी और टाइम में क्या संबंध होता है, यानी कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में क्या क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन होता है, वो हमें कहां से पता चलता है गति के समीकरण से। गति के कितने समीकरण होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के समीकरण कितने होते हैं 3। पहला क्या होता है v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस 1/2 एटी, ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। ये तीसरा क्या होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, यानी v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें v क्या होती है, v होती है उसकी फाइनल वेलोसिटी, u होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी और a होता है उसका एक्सेलरेशन
टी होता है उसका टाइम और एस होता है उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। ठीक है, ये होते हैं v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी, ये पहला समीकरण होता है। s बराबर ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, ये दूसरा होता है। और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है तीसरा। v हमें क्या बताता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या बताता है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या बताता है, एक्सेलरेशन, और t बताता है हमें टाइम, और s बताता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हमें s बताता है। ये हमारे क्या होते हैं, गति के समीकरण होते हैं, ये होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इनसे हम क्या, इनसे इनका यूज कहां पे है, यदि हमें वेलोसिटी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी दी गई है या इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, यदि मुझे फाइनल वेलोसिटी, यदि हमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, टाइम दिया गया, तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, उसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। या हमें एक्सेलरेशन और टाइम दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी दी गई है तो हम इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे, यदि इनिशियल दी गई है तो फाइनल निकाल देंगे। यदि हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो और हमें इनिशियल वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन दिया होगा तो हम ये निकाल सकते हैं। ऐसे ही इनका यूज करके हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन देखते हैं, और वो एक दूसरे से क्या रिलेट करते हैं, कैसे निकाला जाता है, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है गुरुत्व के अधीन गति, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, जो कि न्यूटन ने देखा था कि वो एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, उसके सिर पे आके एक सेव लगा, तो उसने सोचा कि ये सेव नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, ये सेव नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, यही तो बोला था उसने, क्यों आता है क्यों जाता है, क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इसलिए ये नीचे जाता है। चलो न्यूटन के बाद, गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी। गुरुत्व के अधीन गति को हम कैसे देखते हैं, यदि हमारे पास कोई वस्तु है, कोई वस्तु ऊपर से, कोई वस्तु किसी ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि उसकी जो गति है वो गुरुत्व की गति है। यानी कोई पिंड है या कोई ऑब्जेक्ट है, उसे किसी ऊंचाई से गिराया जाएगा तो उसकी गति क्या होगी, गुरुत्व के अधीन गति होगी। लेकिन किसमें होगी, वैक्यूम में, यानी कि वैक्यूम में होगी उसकी गति। इसमें हम द्रव्यमान को नहीं लेते हैं, इसमें द्रव्यमान का कोई काम नहीं है। यदि वह वस्तु किसमें हो, वैक्यूम में हो, यदि वो वस्तु वैक्यूम में है तो उसमें द्रव्यमान का कोई इंपोर्टेंस नहीं होता है। चाहे हल्की वस्तु हो या भारी वस्तु हो, उन दोनों का टाइम यानी गिरने का टाइम होता है वो सेम होता है। तो गुरुत्व के अधीन गति में क्या करते हैं कि कोई भी वस्तु ऊंचाई से गिरती है तो उसे क्या किस में आती है, वो गुरुत्व के अधीन गति में आती है। ठीक है, देखते हैं। कोई वस्तु है कोई भी एक वस्तु है पॉइंट ए से गिराई गई है, ये सरफेस है। कोई वस्तु है जो कि पॉइंट ए से गिराई गई है, कोई वस्तु है जो कि पॉइंट ए से गिराई गई है सरफेस पर, तो इसकी गति क्या होगी, इसकी गति होगी गुरुत्व के अंडर में। यानी कि इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन, यानी इसमें कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। जब वो गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी हर एक पॉइंट पे,
हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, यानी उसमें एक्सेलरेशन फॉर्म हो जाएगा। अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हर एक पॉइंट पे बढ़ती ही जाएगी। यानी कि मान लिया मैंने ये यहाँ पे 0 एक्सेलरेशन से गिरी है, इस पॉइंट पे आके इसका एक्सेलरेशन 2 हो गया, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे इसका 4 हो गया, यहाँ पे इसका 6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, और यहाँ पे ये 10 आके नीचे गिर जाएगी। यानी कि ये एक्सेलरेशन इसका बढ़ता जाएगा हर एक पॉइंट पर। ठीक है, अब इसका जो वैक्यूम में है वो मान क्या होता है, यानी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है वैक्यूम में, और इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका साइन क्या होता है, स्मॉल जी। ठीक है, स्मॉल जी होता है। इसमें डायरेक्शन भी होती है, या नीचे या ऊपर, यानी हम कोई चीज ऊपर फेंक भी तो सकते हैं, वो भी तो स्वतंत्रता पूर्वक जाएगी, यानी इंडिपेंडेंट फेंक सकते हैं हम ऊपर। जो बॉल हम फेंकते हैं ऊपर की साइड, वो भी है इसी में कंसीडर। ऐसे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये किसके लिए होती है, पृथ्वी के लिए होती है। यानी ये किसके लिए होती है, इसकी वैल्यू पृथ्वी यानी अर्थ के लिए ये वैल्यू होती है। दूसरे ग्रह पे या फिर हम जो मून है, चंद्रमा है, उस पे इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। इसकी जी की वैल्यू जो पृथ्वी पर यानी अर्थ पर कितनी होती है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि इस गति से किसी भी वस्तु को फेंका जाए तो वो पार भी कर सकती है, पृथ्वी को पार भी कर सकती है। ठीक, अब जो ये क्या हो गया है, जी क्या होता है, त्वरण होता है। जी क्या होता है, इसमें त्वरण होता है। यदि मैं इसे मैं जो गति यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन थे, गति के समीकरण थे, उसमें रखूं, उसके लिए मैं क्या करता हूं कि जी जब नीचे आता है, यानी कोई पिंड नीचे आता है तो उसे जी, उसमें यू की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम उसमें 0 लेते हैं, और जी को जी लेते हैं। तो इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, v बराबर यू की वैल्यू 0 प्लस ए की जगह पे क्या लिखेंगे, जी, तो gt। फिर s बराबर u की वैल्यू 0 प्लस 1/2 gt स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u की वैल्यू 0 तो 2gs। ये किसके लिए होता है, जब कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं। यदि हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, यानी कोई ऑब्जेक्ट है उसे मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं, तो उसमें क्या करते हैं, ए जो होता है त्वरण, उसे -g लेते हैं। इसमें रख दो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि वो नीचे से जा रही है। तो ये v बराबर u प्लस -gt, तो ये क्या होगा, u माइनस gt। s बराबर माइनस का u t, माइनस का u t, माइनस का 1/2 gt स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस के 2gs। ये क्या होती है, गुरुत्व के अंडर में गति होती है। यानी ये गति जो हमने पढ़ी थी, गति के समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हमें गुरुत्व के अंडर में मैंने लिख दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर था मोशन, ये यहीं पे खत्म होता है। अब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। जो नया चैप्टर होगा या टॉपिक होगा वो क्या होगा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। बल एंड
गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, फोर्स क्या होता है? फोर्स की डेफिनेशन होती है किसी वस्तु पर धक्का या खिंचाव, किसके कारण? किसी वस्तु पर वह धक्का या खिंचाव जो कि वस्तु पर विराम अवस्था या गति अवस्था या गति में परिवर्तन या आकार या आकृति में परिवर्तन कर दे या करने का प्रयास करे, उसे क्या हम बोलते हैं? फोर्स। किसी भी वह धक्का या खिंचाव जो कि किसी भी वस्तु में विराम अवस्था, गति अवस्था या गति में परिवर्तन, आकृति या आकार में परिवर्तन कर दे या करने का प्रयास करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, यानी उसे हम बल बोलते हैं। ठीक है, बल बोलते हैं। अब बल में क्या क्या आता है? एक तो विराम अवस्था आती है, एक गति अवस्था, गति में परिवर्तन या आकार या आकृति में परिवर्तन। विराम अवस्था मतलब कोई भी चीज, कोई भी पिंड या कोई भी ऑब्जेक्ट एक गति से चल रहा है, तो मैंने उसमें ब्रेक लगाई, ये भी एक तरीके का फोर्स है। मैंने उसमें ब्रेक लगाई और उसे रोक दिया, या मैंने उसे अपने हाथों से, कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, मैंने उसे अपने हाथों से रोक दिया, तो ये क्या हुआ? मैंने उस पर फोर्स एक्सर्ट किया और उसे रोक दिया, तो ये क्या होगा? मैंने रोक दिया। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो मुझे इसे चलाना है, तो मैंने उसे एक्सेलरेट किया तो वो चलने लगी, ये क्या हुई? उसकी गति की अवस्था। और फिर क्या होता? गति में वो दिशा में परिवर्तन। गति की दिशा में परिवर्तन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, यानी मैं बाइक लेके जा रहा हूं, मैंने उसे हैंडल को थोड़ा मोड़ा तो वो मुड़ गई, तो क्या हुआ? उसकी गति में परिवर्तन हो गया, यानी उसकी डायरेक्शन यानी दिशा में परिवर्तन हो। आकृति, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैंने उसे ऐसे प्रेस कर दिया तो उसकी आकृति और साइज में परिवर्तन हो गया। ठीक, तो ये क्या हुआ? बल। अब बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है वो गति के सेकंड लॉ से आता है, गति के सेकंड नियम से आता है, दूसरे नियम से आता है। गति के दूसरे नियम से इसका फॉर्मूला आता है, क्या आता है? F बराबर ma। इसका साइन क्या होता है? साइन कैपिटल F। इसका फॉर्मूला क्या आता है? F बराबर ma। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसका साइन क्या होता है? कैपिटल M। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं? किलोग्राम, त्वरण का क्या? मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये 1 न्यूटन बराबर होता है। ये क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसका बीमीय सूत्र क्या होगा? बीमीय सूत्र क्या होगा? mLT। m द्रव्यमान है, इसमें बिल्कुल है, 1 है। मीटर भी है, यानी लेंथ भी है, बिल्कुल है, 1 है। टाइम इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसका? -2। तो ये इसका बीमीय सूत्र होता है। ये कौन सी राशि होती है? राशि कौन सी होती है? ये सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन दिया गया है। एक्सेलरेशन में चेंज होगा तो इसमें फोर्स में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ फोर्स। अब आते हैं हम गति के नियम। गति के नियम क्या है? गति के नियम 3 नियम है। गति के नियम 3 है। तो सबसे पहले गति यानी कि मोशन के बारे में।
हमें किसने बताया? गैलीलियो ने बताया। सबसे पहले हमें गति के बारे में किसने बताया? गैलीलियो ने बताया। सबसे पहले हमें गति के बारे में किसने बताया? गैलीलियो ने। उसके बाद में सबसे पहले हमें गति के बारे में बताया गैलीलियो ने। उसके बाद में फिर हमें न्यूटन ने 1687 में अपनी बुक प्रिंसिपिया में बताया कि जो मोशन होती है, पहले हम क्या मानते थे कि कोई भी चीज है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चलते चलते रुक जाता है, तो ये अपने खुद में खुद नेचर की वजह से रुक जाता है। इसके इस भ्रम को निकालने के लिए हमें न्यूटन ने कुछ गति के नियम दिए कि क्यों वो रुक जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट चलते चलते क्यों रुक जाता है या उसमें परिवर्तन क्यों होता है, वो सब हमें किसने बताया? न्यूटन ने बताया। इससे पहले हमें गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो ने हमें किसके बारे में बताया था? जड़त्व यानी इनर्शिया के बारे में बताया था कि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है या एक समान गति से चल रही है तो उसकी जो स्पीड है उसमें चेंज करने के लिए हमें बाहरी फोर्स लगाना पड़ता है, तो वो या तो रुक जाएगी या वो चलने लगेगी। ठीक है, तो ये हमें गैलीलियो ने सबसे पहले बताया। फिर जो न्यूटन ने हमें गति के नियम दिए, किसमें? अपनी बुक प्रिंसिपिया में। इसमें गति के 3 नियम थे, लेकिन इसमें एक और नियम था जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स था। यानी इसमें 4 नियम थे, 3 गति के नियम और एक ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम। ठीक है, गति के नियम, और ये हमें प्रिंसिपिया में किसने बताया? न्यूटन ने बताया। अब गति के नियम की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। गति के नियम की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्लासिकल फिजिक्स में ये वर्क करता है, यानी ये क्लासिकल फिजिक्स में तो वर्क करता है, लेकिन ये मॉडर्न फिजिक्स में फेल हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स में ये फेल हो जाता है। गति के नियम मॉडर्न फिजिक्स में फेल हो जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या क्या कंसीडर करते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में हम स्मॉल पार्टिकल को कंसीडर करते हैं। स्मॉल पार्टिकल यानी कि जो नाविक हैं, स्मॉल पार्टिकल यानी जो नाविक वगैरह हैं, उसे हम किस में कंसीडर करते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं। या फिर जो रिलेटिव स्पीड होती है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो प्रकाश से भी ज्यादा है या प्रकाश के बराबर है, तो वो भी हम किस में करते हैं कंसीडर? मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल हम आगे जो गति के तीनों नियम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।